नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। और वक्त हो गया है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को आपसे रूबरू कराने का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद होते ही राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई है। बीजेपी की योगी सरकार में श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थक विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा धर्म सिंह सैनी, ब्रजेश प्रजापति, भगवती प्रसाद सागर, मुकेश वर्मा, रोशन लाल वर्मा, विनय शाक्य, अपना दल के चौधरी अमर सिंह, यूसुफ अली, नीरज मौर्य, हरपाल सैनी सपा में शामिल हुए। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने भी सपा की सदस्यता ली है। सभी लोगों का सपा में लाल पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि योगी सरकार में मंत्री पद छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान अलग से 16 जनवरी को अपने समर्थकों के साथ सपा में सदस्यता लेंगे। सपा में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी गरीबों की आंख में धूल झोंक रही है। क्या कुछ कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे की चक्कर में भाजपा छोड़ा। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंक कर सत्ता हथियाई थी। कौन नहीं जानता? ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले गाजीपुर से स्काई लैब उतारने की कोशिश की गई। स्काई लैब यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा स्काई लैब गोरखपुर से लाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। योगी कैबिनेट के बागी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थक विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी खासतौर पर उनके निशाने पर रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि उधर लगातार विकेट गिर रहे हैं। वैसे तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते, अगर वो जानते भी होते तो उनके हाथ से कैच छूट जाता। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरफ चलते हैं उसी तरफ सरकार बन जाती है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, आप भी सुनिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है, ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है, यही फाइनल चुनाव है, यही फाइनल चुनाव है। हमने आपने देखा है कि अगर बच्चा कमजोर हो पढ़ाई में तो पूरे घर परिवार के लोग लग जाते हैं पढ़ाने में और रटाने में और कभी कभी उसका सहयोग करने में। परीक्षा देने जाए तो उसमें भी सहयोग के लिए कभी कभी परिवार के लोग जाते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए अब ये पास होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इनका सुपड़ा साफ होगा। और इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हेड विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए, वो स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। अगर स्ट्रेटजी समझ गए होते तो पता नहीं क्या करते वो लोग। मैं आप
सर्दी के दिनों में भी आजकल यूपी की सियासत काफी गरमाई हुई है। एक तरफ कई सारे विधायक बीजेपी से किनारा कर रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी आज मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक दलित के यहां भोजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद के दौरे पर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से मिलने के साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संवाद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज मकर संक्रांति के पर्व पर एक दलित के घर भोजन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई और योगी कैबिनेट से कई सारे मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर भी जो डैमेज कंट्रोल है उसको करने की कोशिश की है। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस देश के सबसे बड़े ओबीसी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बाय बाय करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद पार्टी को और कई झटके लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को यूपी में ओबीसी का बड़ा नेता माना जाता है, जिसके बाद योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी छोड़कर जा रहे नेताओं पर भी हमला बोला है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि टिकट काटा जा रहा था इन लोगों का, या फिर इनसे सीट बदलने के लिए कहा गया था, इसलिए ये लोग बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें पता होना चाहिए कि जिस पार्टी में ये जा रहे हैं वहां सिर्फ M+Y चलता है और M+Y के साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को नहीं जोड़ा जाता। यूपी चुनाव से पहले लगातार एक के बाद एक बीजेपी के अंदर इस्तीफों का दौर चल रहा है। बीजेपी के खेमे में खलबली मची हुई नजर आ रही है। बीते 5 दिनों में एक एक कर कई नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। पार्टी में मची इस उठापटक के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार मीडिया के सामने डैमेज कंट्रोल करने की कवायद में जुटे हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्र में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यूपी में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और परिणाम जब आएंगे तब सभी तरफ बीजेपी ही बीजेपी नजर आएगी। क्या कह रहा है नरेंद्र तोमर का, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है वो सारी परिस्थितियों पर निगरानी रखे हुए है। इस्तीफा देना कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हो रहा है। योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। राजनीतिक संस्कृति का बदलाव हुआ है। आम जनता राहत महसूस कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, मणिपुर में भी और गोवा में भी सब जगह सरकार बनाने में सफल होगी। यूपी में पहले चरण के चुनाव में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में कई नेता अब तक बीजेपी के साथ थे जो अब बीजेपी को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दलों में जा चुके हैं। सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे ने बीजेपी में हड़कंप मचा कर रखा हुआ है। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे को लेकर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि स्वामी प्रसाद आखिर क्यों 5 साल चुप बैठे रहे। उन्होंने कहा कि वो जानते थे कि उनकी टिकट कटने वाली है, इसलिए भागकर सपा में चले गए। कौशल ने कहा कि उनका रिपोर्ट कार्ड खराब था और टिकट कटने का उन्हें डर था, इसीलिए वो पार्टी छोड़ भाग गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं खुद दलित समाज से आता हूं और सारी सच्चाई जानता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने एक शिकायत की थी, मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए उसका निदान किया था। उन्होंने कहा कि सच ये है कि दलित जनता जानती है कि उसकी भलाई सिर्फ बीजेपी में है। कौशल ने कहा कि इन नेताओं के साथ दलित और पिछड़ा समाज आज नहीं है। अब रुख करते हैं अगली खबर का। देश में इस वक्त चुनाव का माहौल है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज नजर आ रही हैं। दिल्ली की सीमाओं पर चले किसान आंदोलन में राकेश टिकैत एक नेता के तौर पर उभरे और भले ही आंदोलन खत्म हो गया हो, लेकिन राकेश टिकैत अभी भी देश के अलग अलग
राज्यों का दौरा कर रहे हैं, खासकर वो यूपी के अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। ऐसे में जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव में टिकैत किसी राजनीतिक दल के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, इस पर क्या कहना है टिकैत का, आइए आपको सुनाते हैं। आंदोलन दिल्ली में चला, उसके संबंध में आए और बहुत दिन से उनका आने का प्रोग्राम यहाँ पर था, तो वे आ जाए यहाँ पे और मिले आने के। उन्होंने महाराष्ट्र की पगड़ी जो सोल है वो दिया और वो एक किस्म से जो आंदोलन हुआ है तो उसके उसमें अच्छा महाराष्ट्र मुख्यमंत्री से भी आपकी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र आओ और जो हमारी पॉलिसी है वो भी आप देखो, तो महाराष्ट्र के किसानों के उसमें जाएंगे और वहाँ के मुख्यमंत्री से भी वहाँ की पॉलिसी के संबंध में वहाँ की जो हो रहे हैं वो जाएंगे तो उनसे चर्चा बिल्कुल करेंगे। विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश, हाँ 5 साल में भाई आया ही करे विधानसभा चुनाव। ये पॉलिटिकल त्योहार है, 2 महीने चलेगा। ये फेस्टिवल है, पॉलिटिकल फेस्टिवल इसको बोलते हैं। ये 2 महीने चलेगा। भारतीय किसान यूनियन का क्या आरोप रहेगा चुनाव? हमारा नियम तो नॉन पॉलिटिकल है, हमारा इसमें कोई वो नहीं। हमारा कोई मूवमेंट का आदमी ना चुनाव लड़ रहा ना हम चुनाव लड़ रहे और संगठन की तरफ से कोई नहीं है। जिसका भी चुनाव है वो व्यक्तिगत चुनाव होता है या किसी पार्टी का। किसान आंदोलन दिल्ली में चल दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के नागरिकों को थोड़ी सी राहत दी है। थोड़ी सी राहत देते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कल दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले 25,000 से कम आने की उम्मीद है। इसके साथ ही सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में ज्यादातर बेड्स खाली हैं और दिल्ली सरकार किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। कल दिल्ली में 28,867 पॉजिटिव केस आए थे। पॉजिटिविटी रेट था 29.21%, 31 डेथ थी। 2424 बेड्स ऑक्यूपाइड थे और 13,000 से ज़्यादा बेड खाली थे, मतलब 85% से ज़्यादा बेड खाली हैं और 15% बेड ऑक्यूपाइड थे दिल्ली के अंदर। और आज शाम को जो अभी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो 25,000 से कुछ कम केस आने के चांस है। सर लगता है कि जो पीक है वो अब खत्म हो रही है, आप बता रहे हैं 25,000 से कम आ रहे हैं, कोरोना मामले कम हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको जो हॉस्पिटल एडमिशन था ना वो बढ़ना बंद हो गया है, स्टैग्नेंट हो गया है। अब डेली एडमिशन बढ़ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे बड़ा इंडिकेटर वही होता है। जो नंबर्स हैं, पॉजिटिविटी रेट है, ये तो कम ज़्यादा होता रहता है, पर हॉस्पिटल नंबर्स जो हैं वो बढ़ने बंद हो गए हैं। ये बहुत बड़ा सुकून की बात है और संतोष की बात है। सर एक मामले में डाटा मिला है कि जो मौतें हुई हैं पिछले 5-6 दिनों में, उसमें वैसे लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। हाँ, 75% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी। दूसरी बात ये भी बता दूँ, जो डेथ हो रही हैं 90% से भी ज़्यादा कोमोर्बिड है, जिनको कभी कोई ना कोई गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर है, किडनी के काफ़ी सीरियस पेशेंट्स हैं और दूसरी गंभीर बीमारियों की वजह से थी। कल दिल्ली पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गुरुवार को देर शाम बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस 15633 अप लाइन की कई बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में अब तक 9 यात्रियों की मौत हो चुकी है, वहीं 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली। भारतीय रेलवे की तरफ से हादसे में मारे गए मृतकों को 5 लाख रुपए के मुआवजा की राशि का ऐलान किया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। घटनास्थल पर पहुंचकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। रेलवे के सीनियर ऑफिसर्स ने और मैंने अभी पूरे ट्रैक साइट का, लोकोमोटिव का, कोचेस का पूरा इंस्पेक्शन किया है। प्रिलिमिनरी ये पता चल रहा है कि लोकोमोटिव के एक इक्विपमेंट में इश्यू आया है। वो इश्यू किस कारण से आया है उसको डिसमेंटल करेंगे, खोलेंगे, तब जाके पता चलेगा उसका रूट कॉज। कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी इंक्वायरी कर रहे हैं, उनका इंक्वायरी भी आ जाने दीजिए, तब जाके एग्जैक्ट पूरा रूट कॉज पता चलेगा। रेलवे ने जो दिवंगत पैसेंजर्स हैं उनके लिए ऑलरेडी मुआवजा देना चालू कर दिया है। दिवंगत आत्माओं के लिए हमारी प्रेयर है और उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए दिया जा रहा है और जो ग्रीवियसली इंजर्ड है उनके लिए 1 लाख रुपीज़ उनको दिया जा रहा है। प्लस जो
नॉन सीरियस इंजरी है वहाँ 25,000 रुपये पर पर्सन दिया जा रहा है। रेलवे के संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 फरवरी को अपना चौथा बजट संसद में पेश करेंगी। ये बजट सेशन 11 फरवरी तक चलेगा, जबकि सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के बजट से आम आदमी को काफी राहत मिल सकती है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा और 8 अप्रैल को खत्म होगा। देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच ये बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र की शुरुआत ऐसे समय पर हो रही है जब लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों के अलग अलग सेवाओं से जुड़े करीब 400 कर्मचारी पिछले कुछ दिनों में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्यसभा सचिवालय के 65 कर्मचारी, लोकसभा सचिवालय के 200 और संबद्ध सेवाओं के 133 कर्मचारी 4 जनवरी से 8 जनवरी के बीच नियमित कोविड जांच के दौरान संक्रमित पाए गए। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,64,202 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 12,72,073 हो गई है, जबकि इस दौरान 1,09,345 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण बीते 24 घंटे में 315 लोगों की जान गई है। सबसे ज्यादा मामले 46,406 महाराष्ट्र से सामने आए हैं, जिसके बाद 28,876 मामले दिल्ली में आए हैं, जबकि कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 25,005 मामले सामने आए हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में 23,467 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 5,753 पर पहुंच चुकी है। नोवाक जोकोविच का वीजा ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने दूसरी बार रद्द कर दिया है। इसके बाद सर्बिया के इस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ सकता है। नोवाक जोकोविच बिना कोरोना वैक्सीन लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में खेलने के लिए गए थे। ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन मंत्रालय के अनुसार 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता खिलाड़ी का ऑस्ट्रेलिया का वीजा 3 साल के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने उनके मेलबर्न पहुंचने पर वीजा कैंसिल कर दिया था। तब जोकोविच को कुछ दिन के लिए डिटेंशन में भेज दिया गया था। समाचार एजेंसी AFP ने ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन मंत्री एलेक्स हॉक के हवाले से बताया कि उन्होंने अपने मंत्री पद के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए नोवाक जोकोविच का वीजा कैंसिल कर दिया है। उन्होंने ये फैसला जनहित के तहत लिया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के इस फैसले के बाद जोकोविच का ऑस्ट्रेलियाई ओपन में खेलना मुश्किल हो गया है। ये टूर्नामेंट 17 जनवरी से शुरू होना है। टूर्नामेंट के ड्रॉ में जोकोविच को शामिल किया गया था। तो आज के लिए बड़ी खबर में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला FM न्यूज पर लगातार जारी है।